नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉर्निंग क्विज में आज कुछ नए सवालों के बारे में बातचीत करेंगे जो हाल के समय में चर्चा में रहे हैं और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, भारतीय नौसेना के नए ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना के ध्वज को हाल ही के समय में परिवर्तित किया गया है, इसकी डिजाइन को चेंज किया गया है और इस लिहाज से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। पहले भी इसमें कुछ परिवर्तन लाए गए थे। पिछले दिनों भी मैंने जब मॉर्निंग क्विज में इससे संबंधित सवाल पूछा था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इससे पहले 4 बार भारतीय नौसेना के ध्वज को बदला गया है, परिवर्तित किया गया है और इस वर्ष भी इस संदर्भ में एक परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि बीते 2 सितंबर को भारतीय नौसेना के नए ध्वज को ग्रहण किया गया है और इसे भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने भारतीय नौसेना को सुपुर्द भी किया है कि अब से भारतीय नौसेना का इसी ध्वज को मान्यता दी जाएगी, है ना। यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि इसी वर्ष जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया तो उन्होंने 5 प्रण की बात की थी और इन्हीं 5 प्रणों में से एक प्रण था कि जो भी ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के संबंध में जो भी माइंडसेट है उस माइंडसेट को समाप्त किया जाए। जो भी ऐसे प्रतीक अभी भी ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का हम लोग कैरी कर रहे हैं उसे हम समाप्त करें, उसे हम हटा दें। और इसके मद्देनजर यह जो पहल की गई है, यह जो परिवर्तन किया गया है भारतीय नौसेना के झंडे में, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय नौसेना के झंडे में पहले से जो है एक क्रॉस की आकृति बनी हुई रहती थी जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को पहचान देती थी और इस लिहाज से यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो गया कि इसमें कुछ बदलाव किए जाए। बहरहाल यदि हम इस सवाल को देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट है कि औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा पाने के लिए भारतीय नौसेना के नए ध्वज से सेंट जॉर्ज क्रॉस यानी कि सफेद पृष्ठभूमि वाला एक लाल क्रॉस को हटा दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि नए ध्वज में स्वर्णिम राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सिंह स्तंभ नीले देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते के साथ ऊपरी कैंटन झंडे के ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगा के साथ है ना। ये कुछ बातें यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि इस बदलाव में क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। तीसरा है कि राष्ट्रीय प्रतीक एक अष्टकोणीय ढाल से घिरा हुआ है और एक लंगर के ऊपर स्थित है। इसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो इंदिरा, देवताओं के देवता को शुभ होने का आह्वान करने वाला एक वैदिक मंत्र है। ये 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं भारतीय नौसेना के नए ध्वज के संदर्भ में। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इनमें से कौन से कथन सही है, ये आपके लिए सवाल है। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहले आप सवाल के जवाब देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका उत्तर बताता हूँ। अपने स्तर पर प्रयास कीजिए कि आखिर इसका क्या आंसर होना चाहिए। यदि आपने इससे संदर्भित हमारे चैनल पर जो एक महत्वपूर्ण क्विक न्यूज आया था उसको आपने यदि पढ़ा होगा, सुना होगा, तो फिर आप इसका जो हल है वो आसानी से कर सकते हैं। आइए इसका जवाब देखते हैं। पहले तो कूट में क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं वो देख लें। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2। पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर यदि हम इन सभी स्टेटमेंट्स को देखें तो दोस्तों जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जो लाल क्रॉस था उसको हटा दिया गया है, अब उसे चेंज कर दिया गया है। जो दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है ना। जो तीसरा स्टेटमेंट है, यहां ध्यान रखिएगा कि जो तीसरा स्टेटमेंट है, इस तीसरे स्टेटमेंट में यह जो वाक्य है सम नो इंदिरा, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर कुछ और शब्द या कुछ और वाक्य लिखा गया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाक्य लिखा गया है। बहरहाल ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, कथन है, ये गलत हो जाता है। यानी कि कथन 1 और 2 सही है और पूछा क्या गया है कौन से कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन सही है।
है ना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप अपने स्तर पर देख सकते हैं कि आप में से किन लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है या फिर गलत दिया है। इसके प्रतीक को देखें तो ये जो सामने आप सिंबल देख रहे हैं पैनल पर, यही भारतीय नौसेना का नया ध्वज के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर जो तिरंगा है इसे इस कॉर्नर में रखा गया है और ये एक नया परिवर्तन किया गया है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो वाक्य का इस्तेमाल किया गया है, जो तीसरे कथन में वाक्य के स्तर पर गलती हुई है, वो यहाँ पर ये होना चाहिए, शम नो वरुण। वरुण को जल का देवता माना जाता है या फिर कहें समुद्र का देवता माना जाता है ना। तो इन जल के देवता के कंटेक्स्ट में यह जो वाक्य है यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य माना जाता है। इसका मतलब होता है कि समुद्र के देवता या फिर कहें जल के देवता हमारी रक्षा करें, है ना। शम नो वरुण का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये अष्टकोणीय है। देखो कई बार ना परीक्षा में इसकी आकृति के आधार पर भी सवाल बनने की संभावना बन सकती है। कई बार इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको हिंट भी कर दूं कि एक बार आईएएस की परीक्षा में ही जो दिल्ली में नए संसद के संदर्भ में नया एक जो पार्लियामेंट बन रहा है उसका निर्माण किया जा रहा है ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आपने नाम यदि सुना भी होगा, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आधार पर एक सवाल बन गया था आईएएस के प्री एग्जाम में। और उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हो सकता है कि भविष्य में किसी परीक्षा में इसकी डिजाइन से संबंधित कोई सवाल आ जाए, टकरा जाए। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है कि यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह किस चीज को दर्शाता है, इसका क्या मायने है, क्या मतलब है। तो ये जो अष्टकोणीय आकृति आप देख रहे हैं, यह अष्टकोणीय आकृति दर्शाता है कि भारतीय नौसेना 8 दिशाओं में भारतीय नौसेना अपनी पहचान स्थापित करता है। साथ ही इसमें अशोक चिन्ह को भी दर्शाया गया है, ठीक है, अशोक चिन्ह जो सारनाथ से लिया गया है, यह ध्यान रखना चाहिए। और यहां पर सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है ना। और इसके नीचे में एक लंगर है, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो और ये जो अष्टकोणीय प्रतीक है, ये शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के, मराठा शासन व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़े नेतृत्वकर्ता, लीडर माने जाते हैं, उनकी जो राजमुद्रा थी, उनकी राजमुद्रा के आधार पर ही यह प्रतीक लिया गया है। अभी हम आगे जो एक सवाल है उसमें हम शिवाजी के संदर्भ में भी कुछ क्वेश्चन बने हैं, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। बहरहाल इस सवाल के आधार पर आप इसे समझ सकते हैं, क्लियर। तो जो शम नु वरुण है, इस वाक्य का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब देखो एक और बात मैं आपको बता दूं कि यह जो शम नु वरुण है, ये कहां से लिया गया है। यह तो देवनागरी लिपि का वाक्य है ना, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, क्लियर। ये लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। तैत्तिरीय उपनिषद, बात समझ में आ रही है ना। इस उपनिषद से इसे लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताइए, ठीक है। और दूसरा कि तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद के अंतर्गत आता है ये भी आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मैं अगले दिन जब हम डिस्कस करेंगे तो इस पर हम और बातचीत करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये कुछ जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं। मराठा साम्राज्य की समुद्री यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16वीं शताब्दी में समुद्र यात्रा कौशल पर बहुत जोर दिया और एक आधुनिक नौसैनिक बल की नींव रखी। दूसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने मराठा साम्राज्य के समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए मालाबार तट पर मजबूत नौसैनिक उपस्थिति सुनिश्चित की। और तीसरा कथन है, शिवाजी ने कल्याण, भिवंडी और गोवा जैसे शहरों में व्यापार के लिए और एक लड़ाकू नौसेना स्थापित करने के लिए जहाजों का निर्माण किया। उन्होंने मरम्मत, भंडारण और आश्रय के लिए कई समुद्री किलों और ठिकानों का भी निर्माण किया। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं शिवाजी के संदर्भ में।
मैंने भी आपको बताया भी था कि जो मुहर है वह जो यहाँ पर भारतीय नौसेना के झंडे में जो मुहर आप देख रहे हैं वो शिवाजी के राज मुद्रा को ही दर्शाता है, उनकी शील को दर्शाता है। और इसी के आधार पर यहाँ पर यह सवाल बना भी है ना। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी यदि हम घटना पढ़ें तो उससे संबंधित जो अप्रोच है वो अप्रोच कितना व्यापक होना चाहिए, है ना। चलिए इसके संदर्भ में जो पूछा जा रहा है वो देख ले, कौन सा या से कथन सही है। इसमें भी पूछा गया है सही है। ऑप्शंस है केवल 2, केवल 1, केवल 3 या फिर तीनों कथन सही है ना। तो जो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16वीं नहीं बल्कि 17वीं शताब्दी में समुद्र यात्रा कौशल पर बहुत जोर दिया और एक आधुनिक नौसैनिक बल की नींव रखी थी, है ना। 17वीं शताब्दी की यह बात है, क्योंकि इनका जन्म ही हुआ है 1630 में। तो जब 1630 में इनका जन्म हुआ है तो यह शताब्दी कौन सी हो जाएगी? 17वीं शताब्दी। क्लियर। इन्होंने मराठा साम्राज्य के समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए मालाबार तट, यहां पर कहा जा रहा है कि मालाबार तट पर नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत किया था। मालाबार तट नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हो जाएगा कोंकण तट, है ना, कोंकण, न कि मालाबार। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना कि कल्याण, भिवंडी, गोवा जैसे शहरों में इन्होंने व्यापार के लिए और लड़ाकू नौसेना स्थापित करने के लिए काम किया। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे संबंधित सवाल पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो स्टेटमेंट 3 आप गौर करके नोट कीजिएगा। क्लियर। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट्स है, ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो इस हिसाब से जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, केवल 3 इसका सही उत्तर है। क्लियर। आपने शिवाजी के बारे में सुना होगा, शिवाजी को किस रूप में जाना जाता है। मैं यहां पर उनके बारे में कुछ जानकारियां दे दूं ताकि आप उसको नोट कर सके। शिवाजी को हैंदव धर्मोद्धारक, है ना, धर्मोद्धारक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। 1630 में इनका जन्म होता है। कहां पर? शिवनेरी में। और 1674 में इनको राजगद्दी मिलती है। कहां पर? तो रायगढ़ के किले में, है ना। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इनके प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द है अष्टप्रधान, है ना। अष्टप्रधान की व्यवस्था इन्होंने की थी, जिसमें 8 लोग, 8 जो सदस्य थे वो होते थे और वो अलग अलग विभागों से जुड़े हुए थे। जैसे कि जो एक सुमंत होता था वह विदेश मंत्री, विदेश का जो विदेशी विभाग जो होता था वो संभालता था। अब विदेशी विभाग का मतलब ये मत समझना कि वो फ्रांस और अमेरिका से संबंध स्थापित करता था, है ना। विदेशी विभाग का मतलब ये हुआ कि अपने राज्य से इतर जो अन्य राज्य हैं उनके साथ जो है ये संबंध स्थापित करते थे। क्लियर। तो अष्टप्रधान में सुमंत, फिर अमात्य, पेशवा को मंत्रियों का प्रमुख माना जाता था। ठीक है ना। तो ये सभी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो यह पद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अष्ट दिग्गज नाम का भी पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बारे में भी हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे। तो बहरहाल इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी, केवल 3 इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? टिटेनस, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकोकल निमोनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस। सही विकल्प चुनने हैं। 1 3 4 5, 1 2 3 4, 2 3 4 5 या फिर उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
ये सभी बीमारियां जो हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना। इस प्रोग्राम के तहत ये सभी जो बीमारियां हैं, इन सभी से संबंधित वैक्सीनेशन या फिर कहीं इम्यूनाइजेशन की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा करवाई जाती है। इस प्रोग्राम के तहत 11 बीमारियों के टीकाकरण की व्यवस्था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यवस्था करवाई जाती है। और इन 11 में से ये कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। दरअसल यह जो खबर है, यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, जो सार्वभौमिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित खबर, क्योंकि हाल ही में एक जानकारी मिली है, रिपोर्ट आई है कि इस कार्यक्रम के आधार पर यदि हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर जिन जिन देशों में इस तरीके से टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित की गए, उससे बीते कुछ समय में जो मृत्यु की संख्या है उसमें कमी आई है ना। और अन्यथा यदि इन टीकाकरण व्यवस्थाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो कहीं अधिक मृत्यु लोगों की हो जाती। और बीते समय में कोविड महामारी ने जो कोहराम मचाया है, ये सभी को पता है। यदि कोहरा इस बीमारी से संबंधित, कोविड-19 बीमारी से संबंधित वैक्सीन नहीं आते तो समझिए क्या हो सकता था। कल्पना कीजिए, जैसी स्थिति थी पूरे विश्व की, केवल भारत की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस संदर्भ में यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो टीकाकरण की व्यवस्था विभिन्न देशों के द्वारा, वहां की राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा की जाती है, यह अपने आप में ही वहां के लोगों के, वहां के निवासियों के, नागरिकों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है और इसी लिहाज से यह क्वेश्चन यहां पर बना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में टीकाकरण पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। 2016 में भारत यूआईपी के तहत रोटा वायरस वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, है ना, दुनिया का पहला देश बन गया। दूसरा कथन है, 2017 में बच्चों में रोटा वायरस डायरिया और न्यूमोकोकल निमोनिया को रोकने के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी को मेड इन इंडिया टीकों का उपयोग करके पेश किया गया और बढ़ाया गया। खसरे के टीकाकरण की दर 2006 में 40% से बढ़ाकर 2021 में 69% या फिर 69% हो गई है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियानों ने बच्चों में खसरे से होने वाली हजारों मौतों को रोका है। इनमें से कौन से कथन गलत हैं, यह पूछा जा रहा है कि कौन से कथन गलत हैं, है ना, यह ध्यान रखना है। देखो, पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि रोटा वायरस वैक्सीन लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का नहीं बल्कि एशिया का पहला देश बना। यह ध्यान रखना है, एशिया का पहला देश बना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया है। तो ए सी डी तो ऐसे ही अलग हो गए, है कि नहीं, क्योंकि ए में भी 1 है, सी में भी 1 है और डी में भी 1 है ना। तो ए, सी और डी तो ऑटोमेटिकली छट गए, बचा कौन, तो बी। केवल 2 ही इसका सही उत्तर होगा और यही है भी, क्योंकि स्टेटमेंट 3 भी गलत है ही, क्योंकि यह जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज यहां पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 केवल सही है और बाकी जो दोनों कथन हैं 1 और 3 ये गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पूछा गया है गलत ना, यह ध्यान रखना है, सही नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं बताएंगे ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि 1 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट से गलत है। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के द्वारा दोस्तों टीकाकरण से संबंधित कई व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं।
है ना। आपने नाम सुना है या आपको ये टीके दिए गए हैं बचपन में, तो निश्चित तौर पर दिए गए होंगे। BCG, ये नाम सुना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है ये। DPT, है ना, या OPV, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टीके हैं। बचपन में ये सब टीके पढ़ते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछना आप कि ये टीका मिला है या नहीं मिला है, पढ़ा है होगा, निश्चित पढ़ा होगा। BCG जो टीका है ना, ये टीबी के अगेंस्ट में ये टीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टीबी के विरुद्ध, यहां ध्यान रखना, यहां पर कुछ देखो साइंस से भी संबंधित हो गया। BCG यानी बैसिले कालामेट ग्यूरिन, इसका ये नाम है, बैसिले कालामेट ग्यूरिन। BCG का टीका टीबी के विरुद्ध आपको प्रतिरोधकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण होता है। DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये टीका दिया जाता है, DPT का टीका। और OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये टीके भारत में कई स्तरों पर दिए जाते हैं, बच्चों को भी दिए जाते हैं, और सामान्य जो आयु है बच्चों की 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों को तो निश्चित तौर पर दिए जाते हैं, क्योंकि कम उम्र में ही इस तरीके की जो बैक्टीरिया हैं या फिर वायरसेस हैं, इनका इम्पैक्ट कहीं अधिक बच्चों के शरीर पर पड़ता है। तो इस लिहाज से यह जो टीकाकरण है, ये टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, विरासत संरक्षण पर CAG के निष्पादन लेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1985 में पारित पुरातात्विक अन्वेषण और उत्खनन पर एक राष्ट्रीय नीति है। कथन 2, हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूरे भारत में लगभग 58 लाख से अधिक प्राचीन वस्तुओं का अनुमान लगाया है, लेकिन इनके पास कोई डेटाबेस नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है, अन्वेषण और उत्खनन के लिए ASI का बजट 1% से कम है, हालांकि ASI ने आवंटन को कुल बजट के 5% तक बढ़ाने की मांग की है। देखो, हाल ही में विरासत संरक्षण से संबंधित कैग की एक रिपोर्ट आई है। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। तो इसकी रिपोर्ट आई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर यह प्रश्न बना है। इसमें कुछ बातों का जिक्र किया गया है, चिंता जताई गई है संरक्षण स्थलों के लेकर करके, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनके आधार पर जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 2 और 3, या फिर 1 और 2, है ना। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि एज सच कोई भी राष्ट्रीय नीति नहीं है और इसको लेकर करके चिंता जताई गई है, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और स्टेटमेंट 3 भी सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 और 3, केवल 2 और 3 जो है ये सही है, बाकी जो कथन है वो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है, ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण एक्ट है AMASR एक्ट 1958। इस एक्ट के आधार पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एक्ट यानी इस अधिनियम के अनुसार जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, वह सर्वेक्षण विभाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर के चिंता जताई गई है, और यह भी चिंता जताई गई है कि जो भी विरासत स्थल हैं उनके आसपास में यदि झील है तो कचरा क्या किया जाता है, जो आसपास का कचरा है उन्हीं झीलों में फेंक दिया जाता है। तो यह अपने आप में एक चिंतनीय स्थिति को जन्म देता है। AMASR एक्ट का मतलब क्या हुआ? एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, है ना। एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 यानी कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958, है ना। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, आपको ध्यान में, यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर प्राचीन
स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958। क्लियर। तो इस अधिनियम का हवाला दिया गया है इस रिपोर्ट में, और इस अधिनियम के आधार पर जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पर चिंता जताई गई है। अगला सवाल देखते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस जो एक फ्लेवी वायरस है, आमतौर पर सुअरों और पक्षियों में पाया जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो कि संक्रमण पैदा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और तीसरा कथन है कि अधिकांश संक्रमित लोगों में प्रमुख लक्षण नहीं दिखते हैं। एक छोटा सा खंड मस्तिष्क की सूजन विकसित कर सकता है ना। ये जो खबर है जापानी इंसेफेलाइटिस से संबंधित एक खबर हाल के समय में बहुत महत्वपूर्ण रही है। असम में इसके कुछ प्रभाव देखे गए हैं और इसी के आधार पर यह सवाल बना है। तो स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से देख लो। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस एक फ्लेवी वायरस है जो कि सुअर और पक्षियों में होता है। क्लियर। दूसरा है कि यह एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। और तीसरा है कि इसका सामान्य लक्षण नहीं दिखता है, इसका छोटा सा खंड मस्तिष्क में सूजन इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। चलो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन। तो यहां पर देखो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह एक फ्लेवी वायरस है और यह सुअर और पक्षियों में पाया जाता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है बल्कि यह सिंगल स्टैंडर्ड है ना। सिंगल स्टैंडर्ड है ना। स्टैंडर्ड मतलब कुंडलित है ना। एक होता है द्विकुंडलित और एक होता है एकल कुंडलित। जो ऐसे घुमावदार स्थिति, आप डीएनए कभी देखे हैं, डीएनए में ऐसे घुमावदार स्थिति, स्पाइरल स्थिति देखी जाती है, तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है सामान्य तौर पर, लेकिन यह सिंगल स्टैंडर्ड है। ये इसकी बड़ी विशेषता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट सही है कि मस्तिष्क में सूजन की स्थिति पैदा हो सकती है इसके कारण। तो पूछा क्या गया है, कौन से कथन सही है? तो पहला और तीसरा सही हो गया, है ना। केवल एक और तीन इसका सही उत्तर है ना। ये जो बीमारी है, ये बीमारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूलेक्स नोट कर लेना अपने पास। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से यह बीमारी होती है ना। क्यूलेक्स, ठीक है। इसमें सामान्य तौर पर बुखार लगती है, देह हाथ में दर्द होता है, वोमिटिंग की टेंडेंसी दिखाई देती है। इस तरीके से ये स्थितियां सामान्य तौर पर जो बच्चे हैं, बच्चों में इसका प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है? ऑप्शंस बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता होना चाहिए। इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूनाइटेड किंगडम। जल्दी से ही इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से आप में से कई लोग इसके बारे में अभी पढ़े भी होंगे। हाल के समय में यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और इस लिहाज से इस पर सवाल भी बनाया गया है। आप में से मेरे ख्याल से कई लोग सही जवाब देंगे। ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ करके भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर यहाँ पर स्थापित हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डुनालिएला टेरियोलेक्टा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लुप्त प्राय प्रवाल प्रजाति, समुद्री सूक्ष्म शैवाल, पश्चिमी घाट में खोजा गया कीट या फिर कोई भी नहीं, है ना। देखो, यह जो डुनालिएला टेरियोलेक्टा है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये समुद्री सूक्ष्म शैवाल है, माइक्रो एल्गे है ना। यहाँ पर आप एक चित्र भी देख रहे हैं, एक महिला वैज्ञानिक है ये, और ये दर्शा रही हैं कि एक टमाटर है जो कि अनकोटेड है और एक टमाटर है जो कि कोटेड है ना। दरअसल ये जो शैवाल है, इसी शैवाल का इस्तेमाल किया गया है टमाटर को परिरक्षित करने में, बचाने में।
क्योंकि सामान्य तौर पर होता है कि जो भी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, यानी कि नष्ट होने योग्य जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, वो यदि सही तरीके से नहीं रखा जाए कुछ ही दिनों बाद वो नष्ट होने लगते हैं। तो इन्हीं के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया गया है, ताकि इनके ऊपर एक ऊपर से यदि परत चढ़ाई जाए या फिर इनको एक कवच प्रदान किया जाए तो ये लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं। और IIT गुवाहाटी, है ना, यहाँ ध्यान रखना कि IIT गुवाहाटी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ही इस संदर्भ में रिसर्च किया है ना। तो इसके लिए कौन से शैवाल का इस्तेमाल किया गया है? तो डोनालिएला टेरियोलेक्टा। इसी कारण से यह विषय यहां पर चर्चा में आ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आज की चर्चा में हमने कई सारे सवाल और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस पर बातचीत की है। मिलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्विज में कुछ नए सवालों के साथ और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको कई सारी बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अच्छी लगने वाली जो खबरें हैं, जानकारियां हैं, वो आपको मिल सकती हैं और वो आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।